Hi friends, you are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। मैथ्स एंड डायग्राम्स के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह या पत्तन भी कहा जाता है और बंदरगाहों का इतिहास काफ़ी पुराना है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो गुजरात में साइट मिला लोथल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख पत्तन नगर हुआ करता था, जिसके माध्यम से अन्य जो कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन हुआ होते थे उससे व्यापार होने का काम होता था। उसी तरह से यदि प्राचीन काल में बात किया जाए तो ताम्रलिप्ति, भड़ोच, ये सब प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। कहने का आशय है कि विश्व व्यापार के संदर्भ में बंदरगाहों का पुराना इतिहास रहा है, बशर्ते कि पहले के बंदरगाह छोटे छोटे होते थे। आज जब हम बंदरगाह की बात करते हैं तो बेसिकली ये साइज वाइज काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बिल्टअप एरिया होता है, लाइट हाउस की व्यवस्था होती है, यहाँ पे जहाज़ों के रुकने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित मटेरियल होते हैं उनके रख रखाव की व्यवस्था और साथ ही साथ विभिन्न दिशाओं में उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होती है। पुनः साइज के आधार पर बात किया जाए तो आकार के आधार पे जो पोर्ट्स या बंदरगाह होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला मेजर पोर्ट्स जो विशेष तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से उपयोग किए जाते हैं, और दूसरे माइनर पोर्ट बेसिकली जो कोस्टल ट्रेड होता है, तटीय परिवहन, जो तटीय राज्य हैं उनके बीच आपस में व्यापार करने के पर्पज से छोटे छोटे पोर्टों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के भारत में जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी संख्या 12 हो जाती है, जिसमें 6 ईस्टर्न कोस्ट पे है, मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए तट के सारे, और बाकी जो 6 पोर्ट हैं वो अरब सागर के तट के सहारे हो जाते हैं। और यदि मैनेजमेंट की बात किया जाए तो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिसका परिणाम होता है कि इनके मैनेजमेंट देख रेख की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की होती है। और जो छोटे छोटे होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। परिणामतः जो इनके देख रेख के लिए जो माइनर पोर्ट्स होते हैं इनके देख रेख के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा बंदरगाहों के संदर्भ में कभी कभी आर्टिफिशियल और नेचुरल पोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस संदर्भ में हम बता दें कि चित्र देख के ये नहीं बताया जा सकता है, कहीं जाके ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई बंदरगाह आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, मतलब कृत्रिम है या प्राकृतिक है, देख के नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हो या नेचुरल पोर्ट हो, दोनों पोर्टों पे वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में कंक्रीट बिल्टअप एरिया होती है, इसलिए देख के नहीं बताया जा सकता है। वास्तव में जो नेचुरल और आर्टिफिशियल पोर्ट का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसके संदर्भ में जो कोस्टल लाइन होता है बेसिकली ये सात शेप में होता है। जो कोस्टल लाइन होता है ये सात शेप में होता है, मतलब आरी के दांत की तरह इसका शेप होता है। और तटीय भागों में जहाँ कहीं भी इस तरह का शेप होता है तो ये भाग जो होता है ये बनाने के लिए सबसे बेहतर होता है। कारण ये होता है कि ये भाग ओसनिक करंट हो गया, वेव्स हो गया, मतलब समुद्री तरंगे हो गए, धाराएं हो गए, उससे सुरक्षित हो जाता है और वास्तव में ये आसानी से जहाज़ों के रुकने वगैरह के लिए ये उपयुक्त व्यवस्था हो जाती है। तो जहाँ पे सात से स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ जब पोर्ट बना दिए जाते हैं तब उसे नेचुरल पोर्ट्स कहा जाता है। और जहाँ कहीं भी सात से संरचना नहीं होती है तो वैसी स्थिति में कंक्रीट के माध्यम से इस प्रकार का सात से बना दिया जाता है, तब उसको आर्टिफिशियल पोर्ट्स की संज्ञा प्रदान किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम एक एक करके जो पूरब और पश्चिम तट के बंदरगाह हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत हम वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स अर्थात अरब सागर के तट के सारे जो लगे हुए पोर्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यदि वेस्टर्न कोस्ट मतलब
अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ अरबियन सी के सहारे बात किया जाए तो सबसे नॉर्दर्न में ये कांडला पोर्ट है, और कांडला पोर्ट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के सहारे ये गुजरात में है। और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात किया जाए तो बिफोर पार्टीशन, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, वेस्टर्न कोस्ट पे दो बड़े बड़े बंदरगाह होते थे, एक मुंबई पोर्ट और दूसरा कराची पोर्ट। बशर्ते आफ्टर पार्टीशन कराची पोर्ट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भाग बन गया विभाजन के बाद कराची, जिसका परिणाम था कि मुंबई पोर्ट पे प्रेशर या दबाव अधिक पड़ा। अंततः मुंबई पोर्ट पे जो दबाव बढ़ा उसी दबाव को कम करने के लिए कांडला पोर्ट की स्थापना की गई। और यदि वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से बात किया जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टनेज हैंडलिंग, भार ढोने के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा चूँकि द गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के सहारे टाइड्स या ज्वार भाटे आते हैं, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि कांडला पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट, मतलब कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। और एशिया में और भारत में पहला जो ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना पहली बार कांडला पोर्ट पे ही स्थापित किया गया था। और यदि इसके आयात और निर्यात की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ से मेडिसिन, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम, वस्त्र, इससे संबंधित पदार्थों का निर्यात किया जाता है। इसके बाद जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट के सहारे, तो उसके बाद जो अगला पोर्ट आता है वो मुंबई पोर्ट है। और बेसिकली इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग अरबियन सी, अरब सागर के तट पर मौजूद ये सबसे पुराना पोर्ट है। बेसिकली आज जिस फॉर्म में मुंबई पोर्ट है, ये 1668 में इसकी स्थापना की गई थी, 1668 में। और विशेष तौर पे यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट, रेडीमेड ड्रेसेस, मेडिसिन, केमिकल्स, इन चीज़ों का निर्यात मुंबई पोर्ट से किया जाता है। मुंबई पोर्ट के ठीक नीचे JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो बेसिकली नवी मुंबई में स्थित है। इट इज़ आल्सो नोन एज नाहवा सेवा पोर्ट, इसको नाहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। यदि इसके बैकग्राउंड के बारे में बातचीत किया जाए तो बेसिकली हम लोग देखा भी ऑलरेडी कि जो कांडला पोर्ट है ये इसलिए बनाया गया ताकि मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर बढ़ा था उस प्रेशर को कम करने के लिए किया गया था। लेकिन क्योंकि मुंबई के चारों ओर जो इलाका है ये इंडस्ट्रियली काफ़ी रीच है, जिसका परिणाम था कि मुंबई पोर्ट पे एक बार फिर से प्रेशर बढ़ा। अंततः उस प्रेशर को कम करने के लिए जिस तरह से कांडला पोर्ट की स्थापना की गई, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई। और इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे आधुनिकतम तथा मशीनीकृत पत्तन है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द सैटेलाइट पोर्ट ऑफ मुंबई, इसको मुंबई बंदरगाह का ये उपग्रह बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो पोर्ट है ये JNPT के दक्षिण में ये मारमुआ गांव पोर्ट है, जो पणजी के पास स्थित है। और बेसिकली इस पोर्ट से धातु हो गए, कपड़े हो गए, इन चीज़ों का निर्यात किया जाता है। इसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट है, जिसकी लोकेशन कर्नाटक के तट पर है। बेसिकली यहाँ से धातुओं, चाय और काफ़ी का निर्यात किया जाता है। और पश्चिम तट पे जो सबसे दक्षिणी बंदरगाह है बेसिकली ये कोच्चि है। इट इज़ लोकेटेड नियर वेम्बानाद लेक, मतलब वेम्बानाद लेक के सहारे मौजूद है। वास्तव में वेम्बानाद के मुंह को ही गहरा करके कोचीन पोर्ट का निर्माण किया गया है। यहाँ से पेट्रोकेमिकल हो गया, रसायन हो गया, वस्त्र हो गया, इसके अलावा रबड़, मसाले, चाय और काफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो ये हम लोग देखा कि दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अलोंग अरबियन सी। और नॉर्थ से साउथ जो इनकी लोकेशन है ये भी आपको तैयार रखना है। और देखा भी हम लोगों ने कि एक बार फिर से मैं क्रम रिपीट कर देता हूँ, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, JNPT हो गया, मारमुआ गांव, मैंगलोर एंड कोच्चि पोर्ट।
अब हम लोग बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के सारे जो पोर्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के सारे जो पोर्ट हैं इसमें सबसे नॉर्थ में कोलकाता पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवराइन पोर्ट। यह हुगली नदी के किनारे है, इसलिए यह एक नदीय पत्तन का भी उदाहरण हो जाता है। और चूँकि जो कोलकाता पोर्ट है बेसिकली एक रिवराइन पोर्ट है, नदीय पत्तन है, और इसके माध्यम से ये महासागर तक पहुंचता है। यही कारण है कि कोलकाता पोर्ट में बड़े बड़े जो जलयान हैं नहीं आ पाते हैं। और हुगली नदी में फरक्का डैम बनाया गया है। बेसिकली फरक्का डैम बनाए जाने का कारण ये है कि कोलकाता बंदरगाह पे पानी की एक निश्चित मात्रा मेंटेन किया जा सके। कोलकाता के बाद इसके ठीक साउथ में हल्दिया पोर्ट है, जो बिल्कुल हुगली नदी के माउथ पे लोकेट है। और इसको स्थापित करने का कारण यही था कि जो बड़े बड़े जलयान जो कोलकाता नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए बड़े बड़े जलयानों के आवागमन को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए हल्दिया पोर्ट की स्थापना की गई। इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट, यहाँ भी टाइडल ज्वार भाटे आते हैं, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि कोलकाता एंड हल्दिया बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट। ये दोनों ही ज्वारीय पत्तन के उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद दक्षिण में जो पत्तन है ये पारादीप पोर्ट है, और ये उड़ीसा के तट पे मौजूद है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पोर्ट। ये एक कृत्रिम पत्तन का उदाहरण है, और बेसिकली यहाँ से मेटल्स और कच्चे पदार्थों का निर्यात होता है। इसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट है, और विशाखापट्टनम भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। और वास्तव में यहाँ पे एक डल्फिन नोज नाम का उभरा हुआ भाग है, उसी की वजह से ये सबसे गहरा और सुरक्षित पोर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ से आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, औषधि, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको निर्यात यहाँ से किया जाता है। विशाखापट्टनम के बाद जो दक्षिण में जो पोर्ट है ये चेन्नई है, और इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में मौजूद है। और आज भारत में जितने भी पोर्ट हैं आधुनिक मॉडर्न रूप में जो पोर्ट हैं, उसमें सबसे जो ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, आज जिस फॉर्मेट में पाया जाता है उस फॉर्मेट में जो ओल्डेस्ट पोर्ट है ये बेसिकली चेन्नई है। और इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1639, 1639 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पोर्ट। यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण हो जाता है। यहाँ से बेसिकली ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड ड्रेसेस, मतलब ऑटोमोबाइल, सिलाए वस्त्र, इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यहाँ से निर्यात होता है। और उसके बाद पूर्वी तट पे जो सबसे दक्षिण में जो बंदरगाह है ये बेसिकली ट्यूटिकोरिन बंदरगाह है। तो ये हम लोग देखा इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में, और ये देखा कि जिस रूप में आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पोर्ट्स की बात की जाती है, तो उस दृष्टिकोण से जो पारादीप एंड चेन्नई पोर्ट हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पोर्ट। ये दोनों आर्टिफिशियल पोर्ट्स के उदाहरण हो जाते हैं।